सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे जहाँ से हमने कल चैप्टर को छोड़ा हुआ था उसी के आगे स्टडी करेंगे। तो ये जो आए थे एमआरए के लोग, ये लोग दो प्ले खेला करते थे और इन दोनों प्ले में एक प्ले का नाम है जोथम वैली और दूसरे का नाम है द फॉरगॉटन फैक्टर। ये दोनों प्ले वो खेला करते थे और ये प्ले मतलब रैन सेवरल शोज, इसके कई शो रन हुए। कहाँ कहाँ? मद्रास में एंड अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, मतलब शहर के और भी कई लोगों के साथ ये लोग इसको रन कराए, प्ले कराए। द जेमनीज फैमिली ऑफ 600 saw the plays over and over। और ये जो जेमनी फैमिलीज उसमें 600 मेंबर्स थे, बहुत बड़ा। आप सोचिए कि स्टूडियो में कितने लोग काम करते हैं। 600 पीपल थे उसमें, उसका एक पूरा परिवार था जेमिनाई फैमिली। और उसने इस प्लेस को, यानी जो ये दोनों प्लेस थे, प्लेस को ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन इसको देखा। द मैसेज ऑफ द प्लेस वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल। अब ये जोथम वैली और जो द फॉरगॉटन फैक्टर था, ये क्या मैसेज देता था? लिखा है कि ये जो मैसेज देता था वो बहुत यूजुअली देखा जाए तो बड़ा प्लेन मैसेज था, बहुत ही सादा मैसेज देता था, कोई कॉम्प्लिकेटेड मैसेज नहीं देता था। मैंने आपसे बताया था कि हमारे के जो फाउंडर रहे बुचमैन, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पायसनेस, प्योरिटी को लेकर के बहुत बड़ी बातें की थी। और उन्होंने कहा था कि अगर गॉड से कनेक्ट होकर के हम कोई काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैसेज नहीं था। ये दोनों जो प्ले वो खिलवाते थे या जो करवाते थे दोनों प्ले, उनसे जो मैसेज मिलता था वो बड़ा प्लेन होता था और बड़ा सरल सा मैसेज देते, सिंपल। होमलीज, होमलीज का मतलब होता है लिसन, मैसेज। होमलीज का मतलब होता है, यानी होमली जो होती है वो मैसेज है, लेसन है, लेक्चर है, सरमन है, ये सारी चीज़ें उसकी। लेकिन वो जो प्ले होते थे उनका जो मैसेज होता था बड़ा सिंपल, बड़ा प्लेन हुआ करता था। बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट। लेकिन जो सेट्स होते थे, जो सेट डिज़ाइन किए जाते थे और जो कॉस्ट्यूम, जो पोशाक वगैरह गारमेंट पहनते थे लोग, ये फर्स्ट रेट का होता था। क्योंकि माना जाता है कि जब आपका सेट और कॉस्ट्यूम यानी गेटअप वगैरह बहुत अच्छा होता है तो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो मैसेज सिंपल सा था, प्लेन सा था, लेकिन एक चीज़ था कि लोग उसे जब डिस्प्ले करते थे तो डिस्प्ले करते समय जो आउटर चीज़ें होती थी उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते थे। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड। सोचिए आप, इन दोनों जोथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर के मैसेज भले ही सिंपल हो, लेकिन इनका कॉस्ट्यूम और सेट्स बड़े कॉस्टली हुआ करते थे, बड़े अट्रैक्टिव होते थे। और इन्हीं सब चीज़ों से जो तमिल ड्रामा था, द तमिल ड्रामा कम्युनिटी जो थी, जो ड्रामा बनाती थी, प्ले कराती थी, वर टेरिबली इम्प्रेस्ड। टेरिबली मीन्स ग्रेटली, यानी वेरी मच। यहाँ पर टेरिबली का मतलब हो गया वेरी मच, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे। एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल द तमिल प्लेज, लगभग सारे तमिल के जितने भी नाटक हुआ करते थे, हैड अ सीन ऑफ सनराइज। उनमें एक चीज़ देखने को कॉमन मिलती थी और वो था सीन ऑफ सनराइज, यानी उनमें सनराइज का थीम देखने को जरूर मिलता था और साथ साथ सनसेट भी देखने को मिलता था। और इन सब कंडीशन में इन द मैनर ऑफ जोथम वैली, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जोथम वैली में जिस तरीके से सनराइज, सनसेट दिखाया जाता था, और साथ ही साथ जिस समय ये प्ले किया जाता था उस समय स्टेज बेयर होता था, बिल्कुल ओपन, कुछ उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, बिल्कुल नेकेड स्टेट में होता था वो। और उसका बैकग्राउंड कैसा होता था? वाइट होता था। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में लर्न करनी है। तो दोनों प्ले का नाम क्या है, वो कौन सा मैसेज देते हैं, कॉस्ट्यूम सेट्स कैसे होते हैं, उनसे कैसे तमिल ड्रामा कम्युनिटी जो थी वो कितना बहुत ही बुरी तरीके से या बहुत ही ज़्यादा आप समझे तो वेरी मच इम्प्रेस थी।
और उन्होंने बताया सनसेट सनराइज का सीन हुआ करता था। जब सनराइज करता था या जब सनसेट होता था तो उस समय स्टेज बिल्कुल ब्लैंक हुआ करता था, कुछ भी नहीं होता था, और वाइट बैकग्राउंड कर्टन हुआ करता था, पर्दे उसके पीछे सफ़ेद लगे होते थे, और एक ट्यून प्ले की जाती थी। और वो ट्यून जानते हैं किसकी थी? जो हमारी बांसुरी होती है, उसी बांसुरी नहीं फ्लूट की ट्यून प्ले होती थी। और ये जोथम वैली में हुआ करता था। उसी वजह से द तमिल जो ड्रामा कम्युनिटी थी उसने भी इसको फॉलो किया। इट वॉज सम ईयर्स लेटर, कुछ साल के बाद, दैट आई लर्न, मैंने ये सीखा, ये मैंने जाना, दैट द एमआरए वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट। कई साल के बाद पता चला कि एमआरए एक काउंटर मूवमेंट था। मतलब कि जो किसका काउंटर मूवमेंट रहा? काउंटर मूवमेंट था ये टू अ इंटरनेशनल कम्युनिज्म। तो जो इंटरनेशनल कम्युनिज्म चल रहा था उसके अगेंस्ट था ये, यानी एंटी कम्युनिज्म था ये, समझे आप? और ये बात एंटी कम्युनिज्म एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास, तो मद्रास के जो बड़े बड़े बॉसेस थे लाइक मिस्टर वाटसन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स। और यही रीज़न था कि ये जो बड़े बड़े बॉसेस थे उनके मतलब एक तरीके से मदद किए। हालांकि वो इन सब में कम्युनिज्म हो या ना हो, हालांकि ये बात सही है कि मिस्टर वाटसन जैसे लोग कम्युनिज्म पसंद करते थे, अभी आगे चल के पता चल जाएगा। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो वो कम्युनिज्म वर्ड से बहुत दूर ही रहना चाहते थे। लेकिन चाहे वो एंटी कम्युनिज्म हो या फेवरेबल कम्युनिज्म हो, एमआरए हो या एमआरए ना हो, इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने तो कुछ और सोच करके असिस्ट किया था, कुछ और सोच करके मदद किया था। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो आपका मतलब फ्रेज है या जो तरीके से इडियम है, तो ये प्लेड इनटू देयर हैंड्स, मतलब अनइंटेंशनली अपने ही अपोनेंट की मदद कर देना। कहते नहीं यार उनके हाथों में खेल गए, मतलब उन्होंने अपने मतलब काम निकलवा लिया उनसे, मतलब एक अपने दुश्मन को मदद कर देना। जबकि आप ये सोच रहे हैं मैं मदद नहीं कर रहा हूँ, बट उसकी मदद हो जा रही है। तो ये था सिंपली यानी प्लेड इनटू देयर हैंड्स। तो ये जो बड़े बड़े बॉसेस थे, एसएस वाटसन जैसे लोग, इन्होंने उनको शेल्टर भी दिया, सारी चीज़ें दी, सपोर्ट भी किया। बाद में पता चला कि ये तो एंटी कम्युनिज्म था, इंटरनेशनल कम्युनिज्म के अगेंस्ट, यानी ये तो काउंटर मूवमेंट था जिसमें ये बड़े बड़े बॉसेस मदद कर बैठे। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। आई एम नॉट श्योर, हालांकि ये बात कह रहे हैं कि अशोक मित्रन कह रहे हैं, मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ। किस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ? कि दैट दिस वॉज इंडीड द केस। क्या केस यही था? कौन सा केस था? फॉर द अनचेंजेबल ऑस्पेक्ट, क्योंकि जो ऑस्पेक्ट था किसका? दीज बिग बॉसेस का। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो बड़े बड़े ये जो बॉसेस वगैरह थे, एसएस वाटसन जैसे लोगों का जो एटीट्यूड था, जो एस्पेक्ट था, वो अनचेंजेबल रहा। मतलब जोथम वैली द फॉरगॉटन फैक्टर खेला गया, एंटी कम्युनिज्म भी थे, लेकिन कह रहे हैं कि आई एम नॉट श्योर, मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ। क्योंकि हुआ ये कि शायद ये वही केस था, क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े बॉसेस हैं उनका जो एस्पेक्ट था वो अनचेंजेबल रहा। किन चीज़ों को लेके? एंड दियर एंटरप्राइजेज, और उनके जो एंटरप्राइजेज, उनके बिजनेसेस थे, उनको लेकर के रिमेन द सेम। एमआरए और नो एमआरए, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, मतलब बिल्कुल इनका जो एटीट्यूड रहा, जो एस्पेक्ट रहा, अनचेंजेबल रहा। कोई इनके अंदर बदलाव देखने को नहीं मिला। द स्टाफ ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज हैड अ नाइस टाइम। तो ये जो जेमिनी स्टूडियोज के जो स्टाफ थे उनका जो एक अच्छा समय था क्या करने के लिए? होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल हुईज एंड साइजेस ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनैलिटीज। तो ये जो कितने लोग आए थे? 200 पीपल, 200 लोग आए थे, वो भी डिफरेंट कलर। हुईज का मतलब होता है कलर, यानी ठीक है, एक तो ये हो गया कलर, दोनों है, एक अमेरिकन एक ब्रिटिश है। ऑल हुईज एंड साइजेस, उसमें कई मतलब सारे कलर के लोग मिले थे।
डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के थे, छोटे बड़े कदकाठी के, कंट्री के अकॉर्डिंग। एटलीस्ट 20 नेशनैलिटीज, इसमें कम से कम 20 नेशन के लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था, मतलब आए थे वो लोग। तो ये जो क्यों इतना अच्छा नाइस टाइम रहा, इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ द क्राउड प्लेयर्स। तो जो यूजुअली भीड़ आती थी वहाँ पर, वो क्राउड प्लेयर्स की आती थी। जब क्राउड शूटिंग होनी रहती थी तो भीड़ बहुत लगती थी, लेकिन वो यूजुअल कलेक्शन माना गया, मतलब नॉर्मली यूं ही रोज कलेक्शन होता था और वेटिंग टू बी स्लैप्ड। और ये क्राउड इकट्ठा जो होती थी, क्राउड प्लेयर्स आते थे, ये वेट करते रहते थे कि कब उनको थिक लेयर्स ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट। तो जो मेकअप डिपार्टमेंट का जो ऑफिस बॉय था, वो उनको थिक लेयर्स बढ़िया से स्लैपिंग करता था, उन्हें अगली बनाता था, देखने में भद्दा बनाता, मतलब मेकअप करता था। वो थोड़ा, इनकी राइटिंग स्टाइल आप जानते हैं, थोड़ा ताना मार के लिखते हैं, टॉन्ट करके, सरकाज़्म देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ये जो क्राउड प्लेयर्स होते थे, जो इंतज़ार करते थे अपने मेकअप किए जाने का, तो उनसे तो ये बिल्कुल अलग चेंज था, क्योंकि वो भीड़ थी, यहाँ लोग दूसरे कंट्री से आए हुए थे। आगे इन्होंने बताया कि A few months later, कुछ महीनों के बाद क्या हुआ, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor। मतलब ये हुआ कि कुछ महीनों के बाद एक बार फिर से टेलीफोन घंटियां बज गई, किसकी, बिग बॉसेस की ऑफ मद्रास। तो मद्रास के बड़े बड़े बॉसेस की घंटियां एक बार फिर से बजी। एंड वंस अगेन, एक बार फिर से हम सब लोगों ने क्या किया, क्लियर किया। क्या क्लियर किया, अ होल शूटिंग स्टेज, जो पूरा एंटायर शूटिंग स्टेज था, हमने उसे क्लियर किया। और वेलकम करने के लिए, किसका वेलकम करने के लिए, एक दूसरे विजिटर का। अच्छा, अभी तक एक विजिटर आया था तो 200 लोगों को लेकर के हमारे आया था, वो कुछ दिन रहा, और उसके कुछ महीनों के बाद फिर से कोई आ रहा है। ऑल दे सेड was that he was a poet from England। अच्छा, जितने लोग थे उन सबका मानना था कि वो इंग्लैंड से कोई पोएट है वो। The only poets from England, the simple Gemini staff knew। अच्छा, जो सिंपल जो बड़े ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा नॉलेज में नहीं थे, बड़े सिंपल जेमिनाई स्टाफ था, उनको अगर पता था या उन्होंने जानते थे या सुने थे, तो पोएट्स, इंग्लैंड के पोएट्स के बारे में, जो सिंपल लोग थे, सिंपल जो स्टाफ जेमिनी स्टूडियोज का था, जिसने जो जानते थे और जानते थे, वो थे वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में एंड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में जानते थे वो। यानी जो सिंपल स्टाफ था वो इन दोनों पोएट्स को जानता था। ये दोनों ही पोएट इंग्लैंड के रहे हैं। और जो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही लिटरेट थे, कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे थे, वो वंस कीट्स के बारे में भी जानते थे और शेली के बारे में ज़्यादा जानते थे। तो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे जो थे वो इनको भी जानते थे। जॉन कीट्स के बारे में भी जानते थे और पीबी शेली के बारे में भी जानते थे। ये भी इंग्लैंड के ही पोएट रहे हैं। एंड लॉर्ड के बारे में भी जानते थे, बैरॉन, लॉर्ड बैरॉन, इनके बारे में भी जानते थे। तो जो पढ़े लिखे थे, थोड़ा लिटरेट थे। एंड वन और टू माइट हैव फ्रेंडली कम टू नो, एक या दो के में हो सकता है बहुत डिम वे में, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही डिम फ्रेंडली उनको हो सकता है, उनको याद आ जाए, जानकारी हो किसके बारे में, एलियट के बारे में। यानी टी.एस. एलियट जो कि नोबेल प्राइज़ विनर भी रहे हैं लिटरेचर की दुनिया में। तो जो एक है, उनको शायद एक आध दो ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये भी नाम याद होगा, टी.एस. एलियट का नाम, टी.एस. एलियट का नाम याद होगा। हु वॉज द पोएट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियोज नाउ। सवाल ये था कि इनमें से कौन आ रहा है, आखिर आ कौन रहा है, क्यों? क्योंकि अब जो सिंपल लोग थे इन सब के बारे में जानते थे, तो क्या विलियम वर्ड्सवर्थ आ रहे हैं, टेनिसन आ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कीट्स या शेली, बैरॉन, तो इन सब के बारे में जानते तो थे, लेकिन अब जब का ये मैटर है उस समय तो एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, पहले ही ख़त्म हो चुके थे वो। लेकिन अब यहाँ देखते हैं कि आखिर स्टूडियो में आ कौन रहा था, ये भी एक सवाल है। स्टूडियो में कौन आ रहा था? ही इज़ नॉट अ पोएट। अब कह रहे हैं कि जो भी आ रहा था वो पोएट नहीं था,
ही इज नॉट अ पोएट, ही इज एन एडिटर। अब थोड़ा देखिएगा कि ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है तो डायरेक्ट स्पीच है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस में डिस्प्ले की गई है। तो ही इज नॉट अ पोएट, वो एक पोएट नहीं है। ही इज एन एडिटर, वो कौन है? एडिटर है। अब वो उसे एडिटर क्यों कह दिया गया कि वो एडिटर है, कैसे जान गए? दैट्स वाई, यही कारण है कि द बॉस इज गिविंग हिम बिग रिसेप्शन। तो जो उसका इतना बड़ा वेलकम हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो क्या है? एडिटर है। तो एडिटर है तो इतना बड़ा रिसेप्शन बॉस क्यों करेंगे? रीजन ये है कि वाशन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकातन। आनंद विकातन वीकली चलती थी। आपको पता है कि जब आपके एग्जाम में आता है तो कहता है डेली न्यूज़, यानी ऐसे न्यूज़ जो डेली पब्लिश हो रहे हैं, वो भी नेशनल डेली न्यूज़, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, द हिंदुस्तान टाइम्स है, द पायनियर है। तो यहाँ पर ये डेली नहीं है, ये वीकली आती थी। और इस वीकली मैगजीन का जो कि बड़ी पॉपुलर थी, इसके एडिटर कौन थे? वासन जी थे। समझे आप? एस वासन जी रहे। ही वॉजंट एडिटर ऑफ एनी नोन नेम्स, he was not the editor of any of the known names of the British publication in Madras। अच्छा, मद्रास में ब्रिटिश पब्लिकेशन की बुक्स पब्लिश हुआ करती थी, चाहे वो न्यूज़पेपर्स रहे हों, जर्नल रहे हों, पब्लिश तो होते थे। लेकिन वो इंसान जो आ रहा था, ये जो एडिटर है, ये एडिटर मद्रास में पब्लिश होने वाले किसी ब्रिटिश मैगजीन, जर्नल या फिर न्यूज़ के वो एडिटर नहीं था। इसका मतलब मद्रास में पब्लिश होने वाली बुक्स का नहीं है, तो कहाँ पब्लिश होने वाली बुक का है वो, या न्यूज़पेपर का है? लिखा है दैट इज दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियोज। जितना मतलब, क्योंकि मद्रास में जितनी भी ब्रिटिश बुक्स पब्लिश होती थी इंग्लिश में, कम से कम जेमिनी स्टूडियोज को तो पता ही था, वहाँ के लोगों को मालूम था। लेकिन ये जो आदमी आ रहा था, इन पब्लिश होने वाली जो बुक्स हैं, इसके एडिटर तो पक्का नहीं था, क्योंकि जेमिनी स्टूडियो यानी जेमिनी स्टूडियोज के जो मेंबर वो कह रहे हैं ये नहीं है। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू, चूंकि इसमें जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, जो बड़ा सबसे ऑथेंटिक माना जाता है, मतलब एक तरीके से सिविल प्रिपरेशंस के लिए बच्चे पढ़ते हैं, एस्पिरेंट पढ़ते हैं, तो ये जो द हिंदू के जो टॉप मैन है, द टॉप मैन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर वर टेकिंग द इनिशिएटिव। चूंकि ये इनिशिएटिव कौन ले रहा है? द हिंदू के टॉप मैन ले रहे हैं। द सरमाइज, तो गेस, सरमाइज का मतलब होता है गेस, तो गेस यही था कि वॉज दैट पोएट वॉज द एडिटर ऑफ अ डेली। ये कोई एक ऐसा एडिटर है जो डेली पब्लिश होता है, क्योंकि द हिंदू पर डे आता है, नेशनल डेली है, मतलब वो डेली पब्लिश होता है। तो एक बात हुआ कि द हिंदू के लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो पक्का वो जो भी एडिटर आ रहा है वो एडिटर ऑफ डेली है, मतलब वो ऐसे न्यूज़पेपर का एडिटर है जो चीज पर डे पब्लिश हो रही है। बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन, लेकिन वो द मैनचेस्टर गार्डियन का नहीं है। द मैनचेस्टर गार्डियन ब्रिटिश न्यूज़पेपर है। और स्टूडेंट्स एक बात और समझिएगा कि ये जो गार्डियन होता है, इसको लोग गार्जियन बोलते हैं, बट एक्चुअली में ये गार्डियन है, ये गार्डियन है। और द लंदन टाइम्स, ना तो द मैनचेस्टर का वो एडिटर है, और एक और न्यूज़पेपर पब्लिश होता है लंदन से जिसका नाम है द लंदन टाइम्स, लेकिन वो द लंदन टाइम्स का भी एडिटर नहीं है। दैट वाज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म अमंग अस न्यू। ये जो मैटर था कि वो यहाँ का मतलब लंदन का नहीं है। इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू, हम में से जिनको सबसे ज़्यादा ये पता था वो यही इतना जानते थे कि वो द मैनचेस्टर गार्डियन का भी एडिटर नहीं है और साथ ही साथ द लंदन टाइम्स का भी एडिटर नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पे। ये कह रहा है कि एट लास्ट, फाइनली कर देखे तो अराउंड 4 in the afternoon, लगभग दोपहर में 4 बजे के करीब में, द पोएट, अब जो भी रहा हो, पोएट है या एडिटर है, अराइव्ड, आ गए, पहुंच गए वो। एंड ही वॉज अ टॉल मैन, थोड़ा डिस्क्रिप्शन उनके बारे में। टॉल मैन, वेरी इंग्लिश यानी परफेक्ट इंग्लिश मैन है वो, वेरी सीरियस बंदा है, बहुत ही सीरियस दिख रहा है। एंड ऑफ कोर्स एंड ऑब्वियसली वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और बहुत हम लोगों के लिए सचमुच में बहुत ही अननोन व्यक्ति था। हम लोग बिल्कुल जान ही नहीं पाए कि ये है कौन। द बॉस
रेड आउट, और हाँ लिखा है कि बैटलिंग विद हाफ डजन पेडेस्टल फैन। पेडेस्टल जानते हैं? पेडेस्टल का मतलब होता है जो एक बहुत ही, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ना चबूतरा, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, फ्लैट प्लेटफॉर्म होता है जिस पे स्टेज वगैरह होता है, मतलब इसको शो वगैरह किया जाता है। तो पेडेस्टल फॉर्म फैंस थे, और वो भी कितने थे? अ डजन, हाफ अ डजन, मतलब 6। वो भी पेडेस्टल फैन समझ लीजिए फर्राटा टाइप का होता है, आवाज़ बहुत करता है, और वो इतना तेज़ हवा, इतना तेज़ ब्लो करता है कि उसमें एक तो आवाज़ बहुत आती है, तो साउंड को लेके डिस्टर्बेंस बहुत होता है, मतलब, और दूसरा साउंड के लिए देखा जाए तो माइक वगैरह रहा होगा, तो इसलिए साउंड का तो बहुत बड़ा इशू नहीं रहा होगा, लेकिन इतना तेज अगर हवा बहेगी तो जो पढ़ रहे थे वो सब चीज़ें डिस्टर्ब होती रही होंगी, इसीलिए शायद पेजेस वगैरह इधर उधर उड़ रहे होंगे, इसीलिए राइटर ने लिखा है बैटलिंग विद अ हाफ अ डजन पेडेस्टल फैंस। तो वो बैटलिंग मीन्स फाइटिंग करते हुए ऑन द शूटिंग स्टेज पे द बॉस रेड, बॉस ने पढ़ा। रेड आउट का मतलब होता है पढ़ के सुनाना, ये ध्यान रखना, पढ़ कर सुनाना। अगर आपको कहा जाए कि रीड आउट समथिंग, तो मतलब वो कह रहा है कि पढ़ करके सुनाओ कुछ। तो रीड आउट अ लॉन्ग स्पीच, एक लंबी सी स्पीच उसने सुनाया। इट वॉज ऑब्वियस, ये बिल्कुल क्लियर था, दैट ही टू न्यू प्रेशस लिटिल अबाउट द पोएट और द एडिटर। जब वो बोल रहे थे तो इससे पता चल रहा था कि उनको भी, बॉस को भी ज़्यादा जानकारी उसके बारे में नहीं है, बहुत ही कम। टू मीन्स मतलब लिखा ना कि ही टू, वो भी जो है ना प्रेशस लिटिल अबाउट, बहुत ही कम उनको पोएट के बारे में या एडिटर के बारे में पता था। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट, जितनी भी स्पीच बॉस ने दी, वॉसन ने, वो सारी स्पीच लगभग मान के चलिए कि वो कैसी थी, जनरल। उसमें कैसे टर्म्स यूज किए गए? जनरल टर्म्स थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बड़े कॉमन टर्म्स यूज किए गए। लेकिन कहीं कहीं हियर एंड देयर क्या था इसमें? पेपर्ड मीन्स स्प्रिंकल्ड, स्प्रिंकल्ड था वो, मतलब उसमें स्कैटर्ड था, छितराया हुआ, तो बीच बीच में कुछ शब्द स्प्रिंकल्ड थे। क्या थे? और वर्ड्स आने रहिए। एक तो वर्ड बार बार आ रहा था फ्रीडम, दूसरा आ रहा था डेमोक्रेसी। इसे डेमोक्रेसी नहीं बोलते, डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो बॉस ने जब वो पढ़ा तो उसमें ये वर्ड देखने को मिला, डेमोक्रेसी, और दूसरा देखने को मिला फ्रीडम। ये बीच बीच में उनके आते रहे। देन द पोएट स्पोक, उसके बाद फिर कौन बोला? ये जो पोएट साहब आए थे वो बोले। ही कुड नॉट हैव एड्रेस्ड, मतलब ही कुड नॉट एड्रेस्ड अ मोर डैज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। जितना आज उनको शॉक, डैज्ड मीन्स शॉक्ड, शॉक्ड यानी अमेज्ड। ऑडियंस जो थी कैसी थी? शॉक्ड, और ऊपर से साइलेंट, बहुत ही शांत। इतना शॉक्ड और साइलेंट ऑडियंस को शायद ही कभी वो एड्रेस कर सकते थे। मतलब आज उनका जो एड्रेस था वो ऐसा था ना कि बहुत ज़्यादा शांत और अच्छा। ऑडियंस शांत और डेज्ड क्यों थी ये भी पता चल जाएगा, रीज़न देखिएगा। क्योंकि नो वन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था वो किसके बारे में बात कर रहे थे। मतलब बात, अब साइलेंस तो बना ही रहेगा। व्हेन यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग देन व्हाई आर यू गोइंग टू स्पीक? एंड नो डाउट यू ऑल विल बी अमेज्ड, शॉक्ड होंगे, आखिर ये बोल क्या रहा है, बता क्या रहा है, क्या बताना चाहता है। एंड हिज एक्सेंट, ऊपर से उनका प्रोनाउंसिएशन, आप अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो, प्रोनाउंसिएशन तो आप जानते ही कैसे करते हैं, कितना उनकी प्रोनाउंसिएशन है, मतलब जिस तरह वो बोलते हैं। डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, अच्छा कोई प्रयास भी करता था, कोई अटेम्प्ट करता था कि ये मैं प्रयास करूं तो उसको मैं समझूं कि बोल क्या रहा है, तो वो जितना भी प्रयास करता था, ये जो उनका एक्सेंट होता था वो डिफीट कर देता था इन लोगों को। ये लोग कोशिश भी करें इंग्लिश, व्हेन वी इंडियंस आर स्पीकिंग, तो इजीली एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन व्हाट वी डू, यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये प्रोनाउंसिएशन हम अच्छे समझ जाते हैं, बट फॉरेनर्स इफ दे आर स्पीकिंग देन
गेटिंग एक्सेंट इन अ प्रॉपर वे दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन हो जाता है। और यही हुआ था कि जब ये लोग कोशिश भी कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि जब राइटर इंग्लिश में लिखे हुए हैं तो इनको इंग्लिश की तो जानकारी थी ही, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हम सब क्या था, लिखा है कि जो ऑडियंस थी वो बिल्कुल शॉक्ड थी, क्योंकि कोशिश करते थे तो एक्सेंट समझ में नहीं आता था कि व्हाट ही वाज सेइंग, कह क्या रहा था। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, और ये सारी चीजें कितनी देर चली, लगभग घंटे भर चलती रही, 1 घंटे तक वो बोलता रहा बंदा। देन द पोएट लेफ्ट, फिर पोएट साहब चले गए, एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड, यानी असेंबली डिस्पर्स हो गई, यानी हम सब इधर उधर हो गए, फैल गए, चले चारों तरफ अपनी अपनी जगहों पर, इन अटर बेफलमेंट, मतलब अटर मीन्स कंप्लीट, कैसे कंप्लीट, बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए तो हम सब के सब क्या थे, अटर बेफलमेंट देखने को मिल रहा था, बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट कंफ्यूजन था। व्हाट आर वी डूइंग, और कंफ्यूजन ये था कि हम कर क्या रहे हैं, मतलब हम आए तो हैं इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, समझ में तो किसी को आ ही नहीं रहा था। अब अगला एक चीज़ था कि व्हाट इज एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन फिल्म स्टूडियो, एक इंग्लिश पोएट फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है, एक इंग्लिश पोएट फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है, और खास करके कहाँ कि स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म्स, खास करके स्टूडियो जो क्या बनाता है, तमिल फिल्म बनाता है। और सबसे बड़ा एक बात और भी है, फॉर सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, बड़ी सब सरल में से सरल, जो सबसे सरल व्यक्ति होते उनके लिए वो फिल्म बनाता था। और आपको क्या लगता है कि इंग्लिश आसान है, तमिल में फिल्में बना रहा है, इवन वो हिंदी में भी नहीं बना रहा है, इंडिया की लैंग्वेज है वो नहीं बना रहा है, तमिल में बना रहा है वो स्टूडियो, क्योंकि लोग बड़े सिंपल हैं, सिंपल से भी सिंपल यानी सिंपलेस्ट है। और आपको क्या लगता है, पीपल हुज लाइव्स लीस्ट अफोर्डेड, लोगों की जो जिंदगी जो बहुत कम अफोर्ड कर सकती है, देम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री, क्या लगता है कि क्या पॉसिबिलिटी के इंग्लिश पोएट्री के लिए, इंग्लिश पोएट्री के लिए क्या वो टेस्ट कल्टिवेट मीन्स डेवलप करना, क्या वो डेवलप कर पाएंगे, क्या वो डेवलप कर पाएंगे, नहीं। तो फिर ऐसी जगह पर वो पोएट कर क्या रहा है, एडिटर कर क्या रहा है, एंड द पोएट लुक्ड प्रिटी बैफल्ड टू, अच्छा जो पोएट आया था वो भी काफी हद तक बिल्कुल कंफ्यूज्ड स्टेट में था, वो भी भ्रमित था। क्यों, फॉर मीन्स बिकॉज ही टू मस्ट हैव फेल्ट, क्योंकि उसने पक्का महसूस किया होगा, क्या महसूस किया होगा, द शीर इनकॉन्ग्रेटी, शीर मीन्स कंप्लीट, शीर मीन्स कंप्लीट, शीर इनकॉन्ग्रेटी, कॉन्ग्रेटी का मतलब इलॉजिकल, मिसमैच, पूरी तरीके से मिसमैच, किस चीज का, ऑफ स्टॉक, उसकी जो बातें थी वो मिसमैच कर रही थी। द थ्रिल्स एंड ट्रैवल्स पेनफुल, अब थ्रिल का मतलब एक्साइटमेंट, थ्रिल का मतलब एक्साइटमेंट, और उसके बाद कह रहा है कि एक्साइटमेंट एंड ट्रैवल्स का मतलब होता है पेन। तो जो एक्साइटमेंट और पेन वो पोएट साहब पूरा एक्सप्रेस कर रहे थे ऑफ एन इंग्लिश पोएट, तो मतलब उसने भी महसूस किया कि ये लॉजिकल नहीं है। बिफोर whom I am disclosing, I am giving a speech. If they are not getting, then what's the benefit of delivering or giving something? His visit remained unexplained mystery. अब एक सबसे बड़ी बात थी कि उसकी जो विजिट थी वो एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री रह गई, मतलब एक ऐसा रहस्य बना रह गया जिसे एक्सप्लेन नहीं कर मिला कि आखिर वो इंसान कौन था, क्या बोला, क्यों आया, क्या उसके पीछे का मकसद था, नहीं पता चला। द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड, अब थोड़ा एक ग्रेट प्रोज राइटर्स के बारे में बता रहे हैं। द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, अभी जो बोलने जा रहे हैं तो जो ग्रेट प्रोज राइटर्स हैं कह रहे हैं अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उससे हो सकता है सहमत ना हो, सहमत नहीं हो सकते। अब क्या ये बोल रहे हैं कि सहमत नहीं हो सकते, बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे, लेकिन मेरी जो धारणा है, मेरी जो
एक मेरी जो अजम्पशन है, जो मेरी सोच है या मेरी जो धारणा है, कन्विक्शन है, वो ग्रो करता है डे बाय डे। दैट क्या कि प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस। तो प्रोज राइटिंग जीनियस का काम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोज राइटिंग ना है और ना ही हो सकता है। किसका काम नहीं हो सकता? जीनियस उसे परस्यू नहीं करेगा। इनका कहना है जीनियस जो है इंजीनियर बनना पसंद करेगा, जीनियस जो है वो डॉक्टर बनना पसंद करेगा, लेकिन उसका परस्यूएशन यानी वो परस्यू नहीं करेगा, इस चीज को वो परस्यूट नहीं करेगा, इसे अपना प्रोफेशन नहीं बनाएगा, जीनियस नहीं बनाएगा। क्यों? इट इज फॉर द पेशेंट। क्योंकि ये जो राइटिंग है, प्रोज राइटिंग, ये किसके लिए है? जो पेशेंट है, ये जो मतलब जिनके पास पेशेंस है, धैर्य है। पेशेंट की दो मीनिंग होती है, एक तो आप जानते हैं बीमार, मरीज, और दूसरा है धैर्य। और वो व्यक्ति जिसके अंदर परसिस्टेंसी हो, जो मतलब एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ, मुझे करना है तो करना है, और जिसके अंदर परसिवरेंस हो, यानी परसिवरेंस का मतलब होता है कि कैसी भी कंडीशन है, सिचुएशन कितनी पैथेटिक हो जाए, कितनी हार्श हो जाए, कितनी वर्स्ट हो जाए, लेकिन फिर भी अपने काम को न छोड़ने वाला कहलाता है परसिवरेंस। तो प्रोज राइटिंग क्या है? पेशेंट यानी पेशेंस वालों के लिए है, परसिस्टेंट जो है उसके लिए है, परसिवरेंस जो है उसके लिए है, और ड्रज कहते हैं एक ऐसी चीज के लिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी काम को करना पड़े लेकिन वो काम बड़ा बोर्डम वाला हो, लेकिन वो उसे करे। मेनी टाइम्स वी ऑल हैव विटनेस्ड और सीन कि कुछ ऐसे वर्क, मेनी वर्क होते हैं ना, कि जो हमारी लाइफ में आते हैं, जो हमें बड़ा बोर्डम लगता है कि ये काम क्या है, ये सब बार बार, लेकिन अब कुछ है जो उस बोर्डम समझ करके उसे छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लगता है चैप्टर मैंने पढ़ा, वो क्या बार बार पढ़ना, तो आपको लगेगा ये बोर्डम है, लेकिन आप उसी बोर्डम से खेल जाइए, आप उसी बोर्डम को समझते जाइए, उससे हटिए मत, भागिए मत। क्योंकि अगर आप भागेंगे, बोर्डम से भागेंगे आप, तो आपको याद नहीं होगा, क्योंकि वो जो चीज़ आपको आ रही है उसे रिपीट करना आपको लगेगा बोर हो रहे हैं, ये तो मुझे मालूम है, मैं क्यों इसके पीछे पड़ा हूँ। लेकिन वही बोर्डम में बने रहना सक्सेस को ले आता है। तो अगर आप देखें तो ये ड्रज भी है एक तरीके से। तो इन्होंने कहा कि ड्रज, और आगे क्या लिखा कि विद अ हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट। और ऐसा इंसान, उसके पास एक कैसा हार्ट होता है? इतना श्रंक यानी श्रंकन हार्ट होता है। ऐसा हार्ट होता है जो इतना सिकुड़ा होता है, इतना सिकुड़ चुका होता है कि कोई चीज ब्रेक ही नहीं कर सकती। कौन सी चीज? रिजेक्शन स्लिप। अब चूंकि एक राइटर क्या करता है, लिखता है और अपने मैन्युस्क्रिप्ट को भेजता है और वहां से रिजेक्ट हो जाता है, तो रिजेक्शन स्लिप जो आती है, एंड डोंट मीन, उसके लिए रिजेक्शन स्लिप जो होती है, डोंट मीन अ थिंग टू हिम, उसके लिए कोई चीज ही नहीं होती है। मतलब कि पेशेंस है, परसिवरेंस है, परसिस्टेंसी है, रिजेक्शन उसके लिए कोई चीज नहीं होती है। और सही मायने में देखा जाए तो सक्सेस के लिए बहुत जरूरी भी है। रिजेक्शन, फेलियर क्या है? जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उसी समय हम फेल है, लेकिन हम एक्सेप्ट जब तक नहीं करते हम फेल थोड़ी है। जैसे रिजल्ट नहीं पॉजिटिव आया, क्या फर्क पड़ता है, हम फिर से एफर्ट करेंगे, या हम उसे अपना फेलियर समझ के एक्सेप्ट कर लें और उसके बाद अपने आप को प्रिपरेशन के दायरे से हटा लें, बाहर कर लें। विल दिस बी गुड? नहीं, ये अच्छा नहीं होगा। तो इन्होंने बताया कि डोंट मीन अ थिंग टू हिम, ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी। और वो सेट आउट करता है, शुरुआत कर देता है। क्या सेटिंग कर देता है? मेकिंग अ फ्रेश कॉपी, फिर से एक नई कॉपी बनाना शुरू कर देता है। किसका? ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस बनाने लगता है। सेंड्स इट, उसे भेजता है। ऑन द अनदर एडिटर, दूसरे एडिटर को भेजता है। इनक्लोजिंग पोस्टेज, पोस्ट में जो स्टैम्प होते हैं उसमें स्टैम्प को भी रखता है। फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो जो उसके अंदर मैन्युस्क्रिप्ट डाले रहते हैं कि हमारे भाई मैन्युस्क्रिप्ट को वापस कर दो। तो मतलब इस लेवल का प्रोज राइटर होना चाहिए। अब आप समझ रहे हैं कि एक राइटर कैसे बन सकता है। एक राइटर कितने सारे ब्यूटीफुल ट्रेड्स को, ब्राइटेस्ट ट्रेड्स को एक्सेप्ट करता है, एक्सरसाइज करता है, उसके बाद वो राइटर बनता है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या हुआ।
तो एक हुआ कि अब यहां पर इट वॉज फॉर सच पीपल, इट वॉज फॉर सच पीपल, एक ऐसे लोगों के लिए था दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टाइनी अनाउंसमेंट। अब सोचिए, ये जो द हिंदू है इसने एक चीज पब्लिश किया था, एक छोटा सा अनाउंसमेंट पब्लिश किया था, लेकिन कहां पे पब्लिश किया था? एक इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर था। न्यूज़पेपर आप जानते हैं कि पेज के अकॉर्डिंग उनकी इंपॉर्टेंस घटती बढ़ती है। कुछ ऐसे होते हैं पेज इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर होते हैं, एक ऐसा कॉर्नर जिसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता, बस उसमें न्यूज़ डाल दी जाती है, और वो भी इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ अनइम्पोर्टेंट पेज। मैंने आपसे बताया न्यूज़पेपर का हर पेज इंपॉर्टेंट नहीं होता, न्यूज़पेपर का हर पेज इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो अनइम्पोर्टेंट पेज पे इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट हुआ था। जानते हैं कि कौन सा अनाउंसमेंट था? अ शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट, एक लघु कहानी का एक कंटेस्ट, एक प्रतियोगिता उसमें ऑर्गेनाइज की गई थी ब्रिटिश पीरियोडिकल। अब सवाल है कि ब्रिटिश पीरियोडिकल है क्या? जैसे मैगजीन्स पीरियोडिकल आती हैं, पीरियोडिकल का मतलब होता है डेली आ गई, वीकली आ गई, फोर्टनाइटली आ गई, मंथली आ गई। तो कोई एक ब्रिटिश पीरियोडिकल था जो ऑर्गेनाइज कराया था अ शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट, और पब्लिश कहाँ हुआ? द हिंदू में, सब याद रखिएगा। और जो ब्रिटिश पीरियोडिकल था उसका नाम था द एनकाउंटर, बाय द नेम द एनकाउंटर। उस ब्रिटिश पीरियोडिकल का नाम था द एनकाउंटर। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वॉज नॉट अ नोन कमोडिटी अमंग द जेमिनाई लिटरेटी। लेकिन अब आप सोचिए कि द एनकाउंटर एक ऐसा, जो भी पीरियोडिकल्स रहा हो, लेकिन ये ऐसी कमोडिटी नहीं थी, वॉज नॉट अ नोन कमोडिटी। कमोडिटी मीन्स यहाँ पर थिंग, मतलब एक कोई जानी पहचानी चीज नहीं थी। कौन? द एनकाउंटर अमंग द जेमिनाई लिटरेटी, लिटरेटी तो वेल एजुकेटेड पीपल इन लिटरेचर। तो जो अच्छा खासा लिटरेचर में जानकारी रखते हैं उनको लिटरेटी बोलते हैं, लिटरेटी बोलते हैं उनको। तो जेमिनाई स्टूडियोज में जो काफ़ी एजुकेटेड थे लिटरेचर के, उनको भी नहीं पता था कि द एनकाउंटर है क्या। समझ रहे हैं आप? एंड आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल, और मैं ये जो पीरियोडिकल्स है द एनकाउंटर, इसके बारे में मैं चाहता था कि आइडिया ले लूँ। क्यों आइडिया लेना? बिफोर आई स्पेंड अ कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज। क्योंकि भाई देखिए, अगर ये ब्रिटिश है, बाहर का है, तो इसको जब मैं काफ़ी कंसिडरेबल सम, काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट लगेगा, किस में? पोस्टेज में, टिकट में, स्टैंप में, सेंडिंग मैन्युस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड। भेजना कहाँ था? मैन्युस्क्रिप्ट जो हैंड रिटन होती है, हाथ की लिखी हुई जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट होगी, वो इंग्लैंड भेजने में बहुत अच्छा खासा पैसा लगता था। तो लो एक बार पता कर लेनी, पैसा बर्बाद हो जाएगा। इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, उन दिनों जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी थी वहाँ पर, तो इन्होंने कहा कि लाओ वहीं पता करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में ये पता चलेगा कि उनकी कौन कौन से पीरियोडिकल्स हैं, कौन से डेली न्यूज़ हैं, कौन से मैगजीन, सब पता चल जाता वहाँ पर। तो वहाँ पर जब गए तो वहाँ जो एंट्रेंस था पहले के समय, यानी ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी का जो एंट्रेंस था, विद नो लॉन्ग विंडेड क्या साइन बोर्ड्स। अच्छा, आप कहीं भी जाते हैं, आप अपने स्कूल में जाते हैं, साइन बोर्ड्स हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, वो पहले से ही पता चलता है कि ये आपका स्कूल है, यहाँ मुड़ना है, यहाँ जाना है, और लगभग हर जगह ऐसा है। लेकिन तब के समय में क्या था कि लॉन्ग विंडेड कोई भी लेंदी साइन बोर्ड नहीं होता था। आप लाइब्रेरी जा रहे हैं, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा बोर्ड वहाँ दे, कोई भी ऐसा साइन बोर्ड नहीं रहेगा, और ना तो कोई नोटिस होगी टू मेक यू फील, और ये अगर नहीं है तो आपको कैसा फील कराएंगे? दैट यू आर स्नीकिंग इनटू अ फॉरबिडन एरिया। ऐसा लगेगा चोरी से स्नीक करके एक ऐसे एरिया में एंटर हो रहे हैं जो पहले से ही मना किया हुआ है, प्रोहिबिटेड एरिया है। अब जैसे अगर आप कहीं जाएं और कोई ऑफिस आपसे बताए कि वहाँ एक घर है, वहीं ऑफिस है, अब आप पता चला कि ऑफिस के बाहर कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई लॉन्ग विंडेड बोर्ड नहीं है, कोई साइन बोर्ड नहीं है। अब आप उसमें घुसना भी चाहें तो आपको कैसी फीलिंग आएगी?
लगे किसी घर में चोरी से जा रहे हैं, कैसा, अब घर में कैसे सबके चले जाए, बिना किसी उसके थोड़ी चले जाएंगे, ये तो ट्रेसपासिंग हो जाएगा। तो ऐसा लगता था कुछ ऐसा ही, इनटू फॉरबिडन एरिया एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर। अब वहां पर उन्हें द एनकाउंटर की कॉपी मिली, कॉपीज थी, लेइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस, मतलब उसमें देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही फ्रेश थी, कुछ कम, तो अलग अलग डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस थी, मतलब उनकी जो प्रिंट हुई थी, जो उनको यूज किया गया था, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स। लेकिन एक चीज़ था कि द एनकाउंटर, वो जो कॉपीज थी, ये बिल्कुल प्रूव कर रही थी कि इसे अनटच किया, मतलब ज़्यादा किसी ने छुआ ही नहीं था। तो इसीलिए आप जान रहे होंगे कि ये बाहर उतना पॉपुलर नहीं था। जेमिनाई स्टूडियो में 600 लोग थे, लेकिन उस स्टूडियो में भी इसको जानने वाले लोग बहुत कम थे। अब आप समझ रहे हैं? तो अब देखते हैं इसके आगे क्या हुआ। When I read the editor's name, जब मैंने एडिटर का नाम पढ़ा, I heard a bell ringing in my shrunken heart। तो जब एडिटर का नाम पढ़ा तो मेरा श्रंकन हार्ट, क्योंकि उन्होंने बताया था कि प्रोज राइटर का हार्ट कैसा होता है, श्रंकन होता है ताकि वो टूट ना सके। तो इनके श्रंकन हार्ट में एक चीज बड़ी अच्छी हुई, अ बेल रिंगिंग। मैंने सुना एक बजती हुई घंटी सुनाई, बड़ी कोई चीज बज रही है, खुश हो गए। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनाई स्टूडियोज। ये वही पोएट था जिसने जेमिनाई स्टूडियोज को विजिट किया था। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर पा गया, काफी समय से खोया हुआ मेरा भाई मुझको मिल गया। एंड आई सैंग, और मैंने गाया, एज आई सील्ड द एनवलप, जब मैंने लिफाफे को सील किया, उसे क्लोज किया, तो मैं उस पर, तब मैंने ये गाना गाया, एंड रोट आउट हिज एड्रेस, जब उसका एड्रेस लिखा तो मैं गाना गाया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट ही टू, वो भी वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग, वो भी ऐसा ही सॉन्ग गा रहा होगा एट द सेम टाइम, उसी समय। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स, जो भारतीय फिल्मों के लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स होते हैं, सुना होगा आपने बहुत। क्या होते हैं? डिस्कवर ईच अदर, एक दूसरे को कैसे डिस्कवर करते हैं, खोजते हैं, बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील। जब मूवी ओपन होती है, मूवी शुरू होती है, तो पहले रील में वही सॉन्ग गाते हुए मिलते हैं, डिस्कवर होते हैं, और आप देखें तो दोनों भाई गाना गा रहे हैं, सेम सॉन्ग गा रहे हैं। और उसके बाद फाइनली जब देखेंगे, बीच में वो गायब हो जाते हैं, तो जब फाइनल सीन आता है तो फिर से दोनों भाई वही सॉन्ग गाते हुए डिस्कवर होते हैं। स्टीफन स्पेंडर, उस आदमी का नाम था स्टीफन स्पेंडर। हालांकि अब आपके सिलेबस से तो बाहर हो गए, नहीं तो आपके सिलेबस में भी थे, जिसका नाम था अ क्लासरूम, एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम। एक पोएम थी, अब तो हट गई आपके सिलेबस से, उसको इन्होंने ही कंपोज किया, अमेरिकन पोएट रहे हैं ये। तो ये जो स्टीफन स्पेंडर हैं, ये उनका नाम था स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन, दैट वाज हिज नेम, यही नाम था उनका। एंड ईयर्स लेटर, और मतलब सालों साल के बाद, व्हेन आई वॉज आउट ऑफ जेमिनाई स्टूडियोज, तो जब मैं जेमिनाई स्टूडियोज से बाहर आया, मतलब मैं अब बाहर था, अब रिटायरमेंट समझो, या फिर जब भी मैं काम कर चुका था काफ़ी साल बाद, तो आई हैड मच टाइम। तो रिटायरमेंट की बात आपको पता ही है कि बहुत समय होता है, लेकिन एक दिक्कत होती, बट नॉट मच मनी, पैसा ज़्यादा नहीं था। तो एनीथिंग एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, कोई भी ऐसी चीज़ जो कम कीमत पे होती थी, अट्रैक्टेड माई अटेंशन, तो मेरे अटेंशन को बहुत अट्रैक्ट करती थी। मतलब लिखने का स्टाइल बड़ा अच्छा है इनका, बहुत अच्छा लिखते हैं ये। अट्रैक्टेड, तो कम रेट वाली चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती थी। एंड अब फाइनली हम लास्ट पे आ चुके हैं। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, तो मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के फुटपाथ के, मतलब इसके सामने एक फुटपाथ था। उस फुटपाथ पे देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स, ब्रांड न्यू बुक्स, कोई ब्रांड की न्यू बुक्स थी वहाँ पे, पूरा ढेर, पाइल मीन्स ही, पूरा एकदम ढेर पूरा लगा था न्यू बुक्स। और वो भी रेट कितना, 50 पैसे फॉर ईच, 50 पैसे फॉर ईच। एक्चुअली they were copies of the same book,
वो जितनी भी कॉपीज थी उसी सेम बुक की थी। एन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, अमेरिकन बुक थी, अमेरिका से उसकी ओरिजिन थी, कहाँ से पब्लिश थी वो अमेरिका से। और बड़ा ही शानदार पेपर बैग था उसका, यानी इसको जो जिल्द या पेपर बैग था वो बहुत अच्छी थी। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन थी वो, स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन आई थी, इसलिए उसका प्राइस बड़ा कम था। इन कनेक्शन विद द, इसका कनेक्शन किससे था? द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। तो जो रशियन रेवोल्यूशन की 50th एनिवर्सरी थी उसी के कनेक्शन में वो बुक पब्लिश हुई थी। आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक, और मैंने एक कॉपी ले लिया बुक की, द गॉड दैट फेल्ड। और उस बुक का नाम याद रखिएगा, उस बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। 6 इमिनेंट men of letters in 6 separate essays। इमिनेंट मीन्स ग्रेट पर्सनालिटी, जिनको आप मानते हैं बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटीज होती हैं ये, समझे आप? तो एक मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा देखते हैं कहाँ पे चला गया ये। ये देख ले रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, तो यहां पे हम लोग थे। तो इन्होंने बताया कि द गॉड दैट फेल्ड 6 एमिनेंट मेन ऑफ लेटर्स। तो एमिनेंट का मतलब मैंने बताया कि एमिनेंट जो होते हैं ये आपके काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, काफ़ी एमिनेंट पर्सनालिटी होती है। और ये जो मेन ऑफ लेटर्स होते हैं इनको आप स्कॉलर्स बोलते हैं, यानी लर्नेड पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? लर्नेड पर्सन बोलते हैं। और इनके 6 सेपरेट एसेस थे इसके अंदर, 6 बड़े विद्वान लेखक, उनके 6 एसेस। और उन लोगों ने उनके एसेस क्या डिस्क्राइब किए थे? दियर जर्नीज इनटू द कम्युनिज्म, कि किस तरीके से वो कम्युनिज्म में अपनी जर्नी किए, यानी कम्युनिज्म को उन्होंने एक्सेप्ट किया। एंड दियर डिसइल्यूजन्ड रिटर्न। डिसइल्यूजन्ड का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, मतलब निराश, मतलब वो डिसअपॉइंटेड थे। वो कैसे थे? निराश लौटे, गए तो बड़े शौक से कि मैं कम्युनिज्म में जाता हूं, एक ऐसी सोसाइटी जो क्लासलेस होगी, लेकिन गए तो, लेकिन लौट के आना पड़ा उनको, निराश होकर लौटना पड़ा। इनमें वो कौन कौन से राइटर थे? एंड्रेज गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कोएस्लर एंड लुइस फिशर। ये वर्ड आया, कुछ याद आया होगा आपको? लुइस फिशर से कुछ याद आ रहा है? यानी इन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर जो इंडिगो चैप्टर था उसको लिखा हुआ है, आपके सिलेबस में है। और ये वो है स्टीफन स्पेंडर। और स्टीफन स्पेंडर जैसे ही नाम आया, देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, शॉक्ड हो गए वो। सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंस। अचानक से लगा कि ये बुक, ऐसा मुझे हुआ कि बुक तो ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंस रखती है, ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंस है इसका, मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्व है इसका। स्टीफन स्पेंडर, द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज, ये वही स्टीफन स्पेंडर है जिन्होंने जेमिनी स्टूडियोज को विजिट किया। इन अ मोमेंट, एक ही पल में मुझे लगा, आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड, मतलब मेरे माइंड का एक ऐसा प्लेस, चैम्बर, रूम जो डार्क था, लिट अप, यानी लाइटेड अप, लाइट लिट लिट, लाइटेड लाइटेड लाइटेड, वो एक प्रकाशित हो गया। बाय अ हेजी इल्यूमिनेशन, वहां इल्यूमिनेशन तो हुआ, प्रकाश हुआ, लेकिन हेजी, हेजी वर्ड मतलब धुंधला, तो मतलब काफी धुंधला सा प्रकाश, मतलब काफी मेमोरी, मैं मेमोराइज करने की कोशिश किया लेकिन बड़ा डिम था, लेकिन आया, कुछ याद आया। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट द जेमिनी स्टूडियोज, क्योंकि जब स्टीफन स्पीच दे रहे थे तो उस समय जो रिएक्शन उनका चल रहा था वो मुझे अब याद आ रहा था। वॉज नो लॉन्गर मिस्ट्री, अब वो कोई मिस्ट्री नहीं रह गई,
अब वो मिस्ट्री नहीं थी कि वो क्या बोल रहे थे। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोएट्री। हो सकता है कि स्टीफन स्पेंडर की पोएट्री से बॉस का ज़्यादा कनेक्शन ना हो, क्योंकि बॉस क्या थे? एडिटर थे, वो पोएट नहीं थे। हो सकता है स्टीफन की पोएट्री से उनका कनेक्शन ना हो, लेकिन एक बात है, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फील्ड। लेकिन वो जो बुक यानी जो बुक है यानी द गॉड दैट फील्ड, इससे उनका भी कनेक्शन था, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि कम्युनिज्म आने पाए। क्योंकि जितने भी कैपिटलिस्ट, वेल्दी, कहते हैं ना वेल टू डू, जो बहुत धनी लोग थे, वो कम्युनिज्म को नहीं पसंद करते थे, क्योंकि कम्युनिज्म तो पूरा का पूरी रिसोर्सेज, जितने पैसे सबको गवर्नमेंट अपने उसमें ले ले, कब्जे में लेगी। तो ये जो था, उन्होंने कहा कि गॉड दैट फील्ड बड़ी काम की बुक रहेगी। किसके लिए? उनके बॉस एसएस वासन के लिए। तो ये चैप्टर इसी पे स्टूडेंट्स ओवर हुआ। इसको फिर से 1-2 बार पढ़िएगा, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है वो, और थोड़ा बहुत दिमाग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी आई हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। हालांकि आप 1-2 बार देख लेंगे तो बहुत आराम से आ जाएगी। तो आई होप कि ये आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझेंगे आप इसे। तो थैंक यू। अगले एक नए लेक्चर के साथ फिर जल्दी मिलेंगे आपसे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।